हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं एआईबी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि थोड़ा सा हम गाइड हो सकें कि कैसे हमें एआईबी एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि हमारे मन में जो धारणा है कि एआईबी एग्ज़ाम बहुत हार्ड होगा, तो आप इस धारणा को बिल्कुल निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि पेपर कोई टफ नहीं आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम हमारा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, तो हमें कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर पेपर का ओवरव्यू किया जाए, जैसे मेरे पास एआईबी का 19th नंबर का पेपर है, सेट बी। उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं मैंने उनको देखा है एक बार। तो उसमें अगर मैं उन 100 क्वेश्चंस को अगर वेरीफाई करूं कि भाई मुझे पास होने के लिए 45% ही तो चाहिए, मुझे कोई 80% 90% तो लाने नहीं है कि 80% या 90% के बिना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या एआईबी क्लियर नहीं होगा। तो ऐसा कोई फंडा नहीं है। पहली चीज़, हमें सिर्फ 45 मार्क्स चाहिए। और जब मैं इस पेपर को देखता हूँ तो 100 नंबर में से 40 नंबर के क्वेश्चन तो सीधे ऐसे आ रहे हैं जो डायरेक्ट सेक्शन से पूछे गए हैं। यानी कि मुझे केवल 5-10 क्वेश्चन का ही काम करना है। 40 क्वेश्चन तो मेरे को अगर डायरेक्ट देखना आता है तो मैं डायरेक्ट देख करके उनके आंसर्स निकाल सकता हूँ। हाँ, उसमें समय लगता है। पहली चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ी है कि हमारे पास समय कम है। 2 मिनट से भी कम समय है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो कोशिश हमें पहले तो यही करनी है कि जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से हैं हमें वो पकड़ने हैं और उनको सोल्व करना है। और कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे क्वेश्चन के अंदर कोई एक्ट का नाम और उसका सेक्शन लिखा हुआ है, तो हमें सीधे वही डायरेक्ट उठाना है और उस सेक्शन पे पहुंच जाना है। या फिर अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट का नाम नहीं लिखा है या सेक्शन का नाम नहीं लिखा है लेकिन ऑप्शन में दे रखा है, तो हमें तो डायरेक्ट ऑप्शन पकड़ने हैं। हम उस ऑप्शन से पहुंच जाएंगे और आसपास के ही सेक्शन होंगे तो हम सारे सेक्शंस को चेक भी कर लेंगे। मैं इस सेट नंबर 19 के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करता हूँ। सेट बी है ये। इसके 100 क्वेश्चंस है। मैं कोशिश करता हूँ कि इनमें से हम फटाफट कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप अपने डायरेक्ट से कैसे देखेंगे वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं जानता हूँ कि काफ़ी एडवोकेट्स तो ऐसे हैं जो पुराने हैं उनके, क्योंकि हम जानते हैं कोर्ट के अंदर हमारे पास सारा नॉलेज काम नहीं आएगा जो बैरेक्ट्स में लिखा हुआ है, या सारे बैरेक्ट कंप्लीटली काम आता है, एग्जॉस्टिव रूप से काम आता है, ऐसा नहीं है। हमारे कोई पर्टिकुलर सेक्शन काम आता है, उसका कोई इलस्ट्रेशन काम आता है, उससे ज़्यादा हमारे पास काम नहीं है उस बैरेक्ट का कोर्ट में। तो देखिए, सेट बी का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किस मामले में पंजीकृत सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण माना गया है। अब इस क्वेश्चन को देखने से ही मुझे मिल रहा है एक वर्ड, अनुच्छेद 12। और अनुच्छेद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मामला पूछ रहा है। तो ये आपकी प्रीवियस जो भी नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके आधार पर, या उसमें अगर आपने कोई जजमेंट ऐसा पढ़ लिया है तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सीधा सीधा डायरेक्ट में नहीं है, लेकिन डायरेक्ट से ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से दे रखा है, वहाँ इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। एक बार आप छोड़ दीजिए, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पकड़ने हैं। तो पहले क्वेश्चन में 4 केस लो है। हालांकि सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, सुखदेव बनाम भगत राम, आर डी शेट्टी वर्सेस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। अब हमें पता ही नहीं चलेगा सर। अगर हमारी नॉलेज अच्छी है तो फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि प्रीवियसली हमने इन केस लॉज को देखा है। और नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कम से कम 50 केस लॉज जो लीडिंग केस लॉज हैं वो आपको अगर कहीं से मिलते हैं तो आप उन्हें एक बार गोन थ्रू कर लेना। मे भी हो सकता है वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा केस लॉ का, तो आपके काम आ जाए। इसका आंसर वैसे अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब है।
तो ये क्वेश्चन हमने नहीं किया। मैं सिर्फ काउंट करूंगा कि मैं इसमें से 40-45 क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ। और आर्टिकल 12 का था, हमने बात की है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये केस लॉ नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन वापस देखिए क्या दे रखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णित किया कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगर 8-10 नंबर के क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 2 तो हमारे केस लॉ ही आ गए, उनको आप छोड़ दीजिए एक बार। इसका आंसर भी, क्योंकि इसमें केस लॉज है, अगर हमारे वही सेम बात है कि हम 35, 40, 50 केस लॉ अगर एक बार देख लेते हैं तो मे भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से 2-4 केस लॉज आ जाए। मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का है। देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 में क्लॉज 4B जोड़ा गया था। अब अगर एक हमारे को अगर प्रिविलेज मिल जाए कि जो हम बैरेक ले जा रहे हैं उसमें नीचे ही लिखा हुआ हो कि अमेंडमेंट किस टाइम पे किया गया है, तो हमें बेनिफिट हो सकता है। लेकिन AIB ने क्लियरली मना किया है कि हमें ऐसी कमेंट्री वाला कोई भी बैरेक नहीं ले जाना है। इसमें भी ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो अमेंडमेंट के रिगार्डिंग है, तो जो हमारे अमेंडमेंट है वो हमारे बैरेक्स में नहीं मिलेंगे। और अगर मिल जाता है तो हमें तुरंत, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, आर्टिकल 16 4B कब जोड़ा गया, अगर हमारे पास उसमें बैरेक में नीचे नीचे लिखा हो तो हम उसे देख करके इसका आंसर लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसे भी नहीं मान रहा हूँ कि चलो मेरा ये क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहा है। ठीक है सर। फिर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है वो रिपील्ड है और 5 भी रिपील्ड है, यानी कि ये दोनों ही क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे गलत होने की वजह से। अभी तक 5 क्वेश्चंस में से मेरा स्कोर है 0। मैं आगे चलता हूं सर। किस राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी चाहिए, किसी राज्य के? तो ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये हमारे को पार्ट 5 में मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हमें ये पता होना चाहिए सर, हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। अगर हमें ये समझ में आ गया कि पार्ट 5 में जाकर के इसका आंसर ढूंढ सकते हैं तो वहाँ से आपको इसका आंसर मिलेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक आप कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने सभी से निवेदन यही किया था, जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ के द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी जिसमें RNT लॉ कॉलेज चित्तौड़गढ़ को भी इनवाइट किया गया था। और उसके दौरान मैंने ये बात बताई थी कि हमें कम से कम हर बैरेक्ट का ब्लॉक डायग्राम याद होना चाहिए। अगर हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है तो हमें ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस एक्ट का है, किस एक्ट के किस पार्ट से है। मैं इसको भी 0 मान लेता हूँ कि इसका भी आंसर मुझे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं सर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? यानी ये अब डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है और मेरा पहला क्वेश्चन है जिसे मुझे अटेम्प्ट करना है। क्या इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं? आर्टिकल 119, आर्टिकल 111, आर्टिकल 129, आर्टिकल 135। अब सर मुझे इसका आंसर पता नहीं है, मैं सीधा डायरेक्ट उठाऊंगा, इन 4 आर्टिकल को चेक करूंगा, आपके सामने ही करेंगे ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो मुझे तुरंत आर्टिकल 119 के पास पहुंच जाना है स्टार्टिंग से। आर्टिकल 119 इसमें लिखा हुआ है सर, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, यानी ये नहीं पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 111 विधेयकों पर अनुमति, ये भी नहीं पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह डिक्लेयर करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? यानी कि वो अभिलेख न्यायालय के बारे में पूछ रहा है। ना तो मुझे 119 मिला, ना मुझे 111 मिला। उसके बाद 129, मैं तुरंत 129 पे चला जाऊंगा। 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि मुझे अगर डायरेक्ट देखना आ रहा है, ये मेरा परफेक्ट आंसर सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां है जिसमें से मेरा पहला सही हुआ है अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो, और डायरेक्ट आंसर मिल गया, यानी कि आपका काम हो गया।
पहला नंबर, कोई काटने की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है? इसमें भी डायरेक्ट आर्टिकल दे रखे हैं, 107, 105, 108, 102। मुझे याद नहीं है कि इसका आंसर क्या है। मुझे सिर्फ इतना पता है, क्वेश्चन कह रहा है कि संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां कहाँ दे रखी है, कौन से आर्टिकल में दे रखी है। तो मैं डायरेक्ट 107 नंबर का आर्टिकल ओपन करता हूं। एक 107, विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। नहीं मिला, छोड़ें सर। 105, ऑप्शन बी, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। यानी कि मुझे दूसरा ऑप्शन ही मिल गया। ये ही तरीके से हमें पेपर सोल्व आउट करना है। 2 क्वेश्चन हो गए मेरे, 8 में से 2 परफेक्ट आंसर मिल गए। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने जीएसटी से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए थे? यानी ये जीएसटी कब लागू किया गया था, किस अमेंडमेंट के द्वारा? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का है, और इसका भी आपको अगर अमेंडमेंट पता है तो आंसर डायरेक्ट आएगा, वरना डायरेक्ट में नहीं है। इसका आंसर वैसे 101 है, लेकिन मेरे अभी तक 9 में से 2 क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू करता है? सर, हम लॉ एस्पायरेंट है, हमने काफ़ी अच्छे ढंग से लॉ पढ़ा है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, पार्ट 5 से आता है प्रेसिडेंट का, पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का, और वहाँ दे रखा है कि महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ भारत में। इसका आंसर है संसद का कोई भी सदन। वैसे ये आंसर हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है सर, ये इसलिए हो जाना चाहिए कि हम इतने भी लॉ से अनअवेयर नहीं है कि हम इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। फिर भी मैं अभी काउंट करता हूं कि 10 में से मेरे 2 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस बल को आपराधिक बल मानता है? यानी ये बीएनएस 2023 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दे रखा है, कोई बल को परिभाषित कर रखा होगा, उस बल को आपराधिक बल कब माना जाता है, ये पूछा जा रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 से। तो तुरंत हमें भारतीय न्याय संहिता का ब्रेक लेना है। इंडेक्स अगर हमें याद है तो हम तो डायरेक्ट इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स को सर्च करेंगे चैप्टर वाइज, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। मैं सर्च कर रहा हूं सर, आप देखिए टाइम क्या लगता है। बल, सेक्शन 128, चैप्टर नंबर 6, उसमें है आपके पास 128 में बल दे रखा है और 129 में आपराधिक बल दे रखा है। डायरेक्ट मैं उसका पेज नंबर देखूंगा और उस पेज पे जाऊंगा। आ गया सर, आपराधिक बल। अब क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा था कि बल को आपराधिक बल माना जाएगा कब। तो मैं आपराधिक बल को पढ़ता हूं 129 में, जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से ऐसे बल के प्रयोग से संभावित है उस व्यक्ति को जिस पर बल प्रयोग किया जा रहा हो क्षति, भय या शोभ कारित करेगा, यह जानते हुए जानबूझ करके करता है, इसे उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना कहा जाता है। पढ़ लिया सर। अब हमारे ऑप्शंस पे आ जाओ सर। ऑप्शन नंबर ए, जब इसका अनजाने में प्रयोग किया जाए, कहीं नहीं मिला सर। जब जानबूझ करके केवल बल का प्रयोग किया जाए, नहीं मिला सर, ये भी आंसर। जब इसका प्रयोग जानबूझ करके बिना सहमति से किया जाए जिससे चोट, भय या क्षोभ पैदा हो। 2 मिनट का समय था, मेरे हिसाब से 2 मिनट से कम समय के अंदर अंदर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। यही प्रोसेस हमें करना है सर। डायरेक्ट कौन सा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, तुरंत इंडेक्स ओपन की, इंडेक्स ओपन करके तुरंत पेज पर पहुंचे,
10 सेकंड में उसको हम खटाखट पढ़ सकते हैं और पढ़ करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इसका आंसर आया सी। 11 में से मेरा तीसरा क्वेश्चन सही हुआ है। आगे चलते हैं। बीएनएस 2023 के अनुसार धारा 182 सबसेक्शन 1, यानी क्लियर क्वेश्चन में ही दे रहा है 182 सेक्शन का सबसेक्शन 1 पढ़ना है सर। मैं तुरंत वो ही सेक्शन निकालता हूं। वन 182 सबसेक्शन 1 निकाल लिया सर। अब आगे क्या कह रहा है के तहत करेंसी नोट, बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने या इस्तेमाल करने पर अधिकतम जुर्माना कितना है। अगर बैंक नोट या करेंसी नोट जैसा ही अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं तो उसमें जुर्माना कितना है। ऑप्शन में है 100 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये, 1000, और मुझे 182 का 1 पढ़ना था। जो कोई किसी दस्तावेज को करेंसी नोट या बैंक नोट होना तात्पर्य हो या करेंसी नोट या बैंक नोट के किसी भी प्रकार से सदृश्य हो, इतने निकट सदृश्य हो कि प्रवंचना हो जाना प्रकल्पित हो, रचेगा, रचवाएगा, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा या किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा, वह जुर्माने से जो 300 रुपये तक का हो सकेगा। सीधा आंसर है सर। सेक्शन 182 सबसेक्शन 1 जाकर के पढ़ा, 2 मिनट नहीं लगेंगे, 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा सर, अगर मैं पहले डायरेक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दूं। तो इसका आंसर मुझे इजी गोइंग मिल गया, परफेक्ट आंसर है। 12 में से 3 सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध के करने या करने के प्रयास करने वाले गलतकर्ता की जानबूझ करके मृत्यु कारित करने या कोई अन्य नुकसान पहुंचाने को विस्तारित है। यानी कि ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहा है और इसमें मृत्यु कारित करने तक की बात कर रहा है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस मुझे नहीं पता कहाँ दे रखा है बीएनएस में। मैं तो इंडेक्स ओपन करूंगा सर। इंडेक्स अगर मैंने ब्लॉक डायग्राम बना रखा है सर तो मुझे इंडेक्स याद है, मेरी यही बात थी सर। देखिए सर, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में हमारे पास 34 से 44 सेक्शन दे रखे हैं। इसमें मुझे नहीं पता है, मैं ढूंढ रहा हूं कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। ठीक है सर, ये मुझे सेक्शन मिला है 41 और ये दे रखा है पेज नंबर 18 पे। मैं तुरंत पेज नंबर 18 पे जाऊंगा। 18 पे आ गया। यहाँ मेरा 41 नंबर का सेक्शन था, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। इसमें मेरे पास ऑप्शन है डकैती, सूर्यास्त के बाद घर में सेंधमारी, चोरी, रिश्ती या गृह अतिचार। ये 3 ऑप्शन दिए, फिर इन्होंने बना दिए कि केवल 1 नंबर का, केवल 1 और 3 नंबर का, केवल 1 और 2 नंबर का। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं सर। लूट, रात्रोगृह भेदन, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिश्ती, चोरी, रिश्ती या गृह अतिचार, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या मुझे इन चारों में से यहाँ पर कोई ऑप्शन मिल रहा है? तो सर इसका ऑप्शन नंबर सी देखें, जिसमें पहला और दूसरा ले रखा है। रात्रोगृह भेदन, रात सूर्यास्त के बाद रात घर में भेद करके जाना, ये इसका आंसर है। पहला और तीसरा दोनों मुझे सही लग रहे हैं और उस हिसाब से इसका आंसर हो गया सी। यानी कि मेरे अभी तक 13 में से 4 क्वेश्चन सही हैं। एक एक क्वेश्चन को इसी तरीके से डायरेक्ट उठा उठा करके हमें देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 गलत था, हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं सर। विजय की हत्या करने के इरादे से अमित ने उस पर चाकू से हमला किया। ठीक है सर, विजय को गंभीर चोटें आई। अब इसमें मुझे ऑप्शन में मेरे पास सेक्शंस हैं, लेकिन मुझे पूरी प्रॉब्लम पढ़नी पड़ रही है सर। विजय को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच से पता चला कि अमित ने यह जानते हुए कृत्य किया कि उसके कृत्यों से उसकी मौत हो सकती थी। हालांकि विजय की हत्या की पूर्व योजना या इरादे का कोई सबूत नहीं मिला। अमित ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? और यहाँ पर आईपीसी के ऑप्शन है सर, बीएनएस के ऑप्शन नहीं है। अब हम, क्योंकि हमने आईपीसी पुरानी पढ़ी है, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 302, सबको पता है हत्या के मामले में होता है। अगला ऑप्शन है 304 गैर इरादतन हत्या। देखिए सर, आपको क्वेश्चन में दे दिया था विजय की हत्या की पूर्व योजना या इरादे का कोई सबूत नहीं था।
यानी कि ये मृत्यु तो कारित हुई है लेकिन इंटेंशनली नहीं की गई है, पहली चीज, और कोई प्लानिंग नहीं थी। दैट मीन्स ये कि मैं इसे मर्डर में डायरेक्ट नहीं ले जा रहा हूं, ये जाएगा 304 में। ठीक है सर, गैर इरादतन हत्या में जाएगा। नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं नहीं काउंट कर रहा हूं इसका आंसर। मैं तो 15 में से मेरे 4 सही हुए सर, मैं तो उसी को पकड़ के चलूंगा क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन नहीं थे, मैंने आंसर नहीं लिया। अगले पे चलते हैं। अमित और रानी कीमती सामान चुराने के इरादे से रात में एक घर में घुसने का फैसला करते हैं। वे दरवाज़ा खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसमें कुछ चुरा पाते, घर का मालिक विक्रम अप्रत्याशित रूप से घर में आ जाता है। अमित और रानी घबरा जाते हैं और बिना कुछ चुराए भाग जाते हैं। विक्रम की शिकायत के आधार पर पुलिस उन्हें अगली सुबह गिरफ्तार कर लेती है। अमित और रानी ने BNS के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो सर इरादा था चोरी करने का। डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि इरादा मेरा क्या था, घर में घुस करके चोरी करना। ऑप्शन देखें, चोरी करने का प्रयास, चोरी करने के इरादे से गृह अतिचार, देखें सर, या फिर डकैती का प्रयास। तो डकैती में तो 5 लोग होते हैं, वो ऑप्शन हट गया, हमारे पास आदमी 2 ही हैं। चोरी करने का प्रयास, हाँ, चोरी करने का प्रयास और चोरी करने के इरादे से गृह अतिचार, क्योंकि घर में घुसने का प्रयास किया जा रहा था सर। ठीक है, और उस समय अप्रत्याशित रूप से विक्रम सामने आ गया था। दैट मीन्स है कि इसमें गृह अतिचार आएगा, और गृह अतिचार आएगा और चोरी तो उनका इरादा था ही सही, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, चोरी करने के इरादे से गृह अतिचार। सर हमें बेसिक समझना है इस क्वेश्चन का आंसर। पहले तो हम डायरेक्ट वाले क्वेश्चन ही करेंगे, अगर ये हमें समझ में आ रहा है तो हाथों हाथ आंसर लगा दो इसका सही कि भैया मुझे ये लग रहा है, और अगर नहीं तो छोड़ करके आगे बढ़ जाए सर। आगे बात करते हैं। बलात्कार के मामले में सजा को BNS की किस धारा में शामिल किया गया है जिसमें पीड़िता 16 वर्ष या 12 वर्ष से कम आयु की महिला है? BNS में रेप के रिगार्डिंग है, और रेप भी किन का है? 16 साल या 12 साल से कम आयु की महिला का है। ऑप्शन दे रखे हैं सेक्शन 64, 65, 63, 72, डायरेक्ट ऑप्शन है सर, कुछ नहीं करना है। सेक्शन 64 ऑप्शन ए है, तुरंत उस पर मैं जाता हूं। सेक्शन 64 बलात्कार संकेल्य दंड छोड़ दीजिए सर, मुझे तो चाहिए 16 और 12 वर्ष से कम आयु की महिला का। सेक्शन 65 कतिपय मामलों में बलात्कार संकेल्य दंड, हल्की सी मैंने इसकी एक लाइन, जैसे ही मैं ये सेक्शन पढ़ रहा हूँ इसी के साथ, क्योंकि निगाहें हमारी उस समय फास्ट चलती है, आगे लिखा हुआ है जो कोई 16 वर्ष से कम आयु, देखते से ही पता चल गया सर, यानी कि इसका आंसर सेक्शन 65 है सर। 17 में से 5 सही हुए हैं सर। आगे चलते हैं, सेक्शन 65 इसका आंसर हो गया। BNS द्वारा स्नेचिंग का एक नया अपराध शामिल किया गया है। BNS की कौन सी धारा स्नेचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित करती है? अब यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट दे रखे हैं 308, 303, 305, 304, और BNS को हमें टटोलना है। तो मैं शुरू करता हूं सर, 308 पे क्या है, पहले ऑप्शन पे जाता हूं मैं। 308 उद्यापन, उद्यापन पूछ ही नहीं रहा है। 303 चोरी, चोरी भी नहीं पूछ रहा है। 305 निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी, ये भी नहीं पूछ रहा है। फिर है 304 झपट मारी, और इंग्लिश में लिखा हुआ स्नेचिंग, इसका डायरेक्ट आंसर आ गया है सर। यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है हमें, ताकि हम इन क्वेश्चंस को इजी वे में कर सकें, और ये हमारा 18 में से 5वां या 6ठा क्वेश्चन सही हो चुका है। आई थिंक 6ठा क्वेश्चन है, 18 में से 6 सही कर दिए सर। इसी हिसाब से मुझे पहले लगभग, मैंने इसका ऑब्जर्वेशन किया था पेपर का, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें लगभग 40 क्वेश्चन डायरेक्ट है, तो बच क्या रहा है सर? 5 नंबर की बात है, और 5 नंबर में जैसे अभी मैंने वो गृह भेदन, चोरी करने के इरादे से गृह भेदन करना, ऐसे कम से कम 5 क्वेश्चन वैसे ही आसानी से हो जाएंगे सर। और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ में हमारी जो बेसिक नॉलेज है वो हमें 5 नहीं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही करा देगी सर। सॉरी।
10 से 15 क्वेश्चन हमारे वो सही हो जाएंगे। 40 प्लस 15 क्वेश्चन, लगभग में 55 क्वेश्चन तक मेरे इजी वे में सही होंगे। हमारा जो मोराल डाउन है, हमारा जो कॉन्फिडेंस डाउन है, वो डाउन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं थोड़ा और डिटेल में बात की जाए, तो काइंडली आप मुझे रेस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपकी मदद करने का। कुछ पारिवारिक मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मैं कोई लेक्चर या वीडियो नहीं बना पाया था। मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे जुड़ें। मैं आपकी हर संभव प्रयास करूँगा कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहे नहीं। अभी समय है सर, आज 13 तारीख है और 30 तारीख को एग्ज़ाम है। 17 दिन है सर। ये प्रैक्टिस आप कीजिए। आप अनसोल्व पेपर लीजिए, अनसोल्व पेपर ले करके बैरेक ले करके बैठिए। और मैंने जैसा कार्यशाला में भी कहा था, मैं एसपी सिंह जी सर को धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने ऐसी कार्यशाला रखी है कि मेरे साथी अधिवक्तागण को सहयोग हो सके मेरी तरफ से कुछ भी, तो मैं तैयार हूँ सर। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अनसोल्व पेपर लेकर के सारे बैरेक लेके बैठे, एक एक बैरेक से जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप देखते जाएं। और अगर आपने मेरी बात मानी है, ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।